नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के शुभारंभ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। जाति के नाम पर जहर घोलने के प्रयासों पर किया कटाक्ष। गांव की साझी विरासत को सशक्त करने का किया आह्वान। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारतीय सेना का वाहन खाई में गिरने से बड़ा हादसा। दुर्घटना में 3 जवानों की गई जान। खराब मौसम और कम विजिबिलिटी की वजह से हुआ यह हादसा। दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची में 29 उम्मीदवारों के नाम। नई दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोकेंगे परवेश वर्मा, तो रमेश बिधूड़ी, कैलाश गहलोत और अरविंदर सिंह लवली को भी टिकट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। घोटालों को लेकर किया जोरदार प्रहार, तो सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की आर्थिक बदहाली का उठाया मुद्दा, तो वहीं कांग्रेस ने सीएम आतिशी को घेरा। और खेल की खबरों में सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 141 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 145 रन की बढ़त। ऋषभ पंत ने जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक। ये थी समय तक की हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में प्रदर्शनी देखी, जिसमें ग्रामीण भारत की प्रगति और तकनीक को दिखाया गया है। हस्तशिल्प और जैविक खेती के उत्पाद विशेष आकर्षण हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन नाबार्ड वित्त सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा खूब दिया, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। लेकिन बीते 10 सालों की नीतियों और इरादों की वजह से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है और ग्रामीण गरीबी कम हुई है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। महोत्सव में ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था, हस्तशिल्प और जैविक कृषि उत्पादों की झलक दिखी। गांव, गरीब और वंचितों के उत्थान के लिए बीते 10 साल में किए गए प्रयासों को प्रधानमंत्री ने दोहराया। उन्होंने बताया कि शौचालय से लेकर पक्की छत तक इस दौरान सुनिश्चित की गई है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और किसान सम्मान निधि जैसे प्रयास सफल हुए हैं। क्रेडिट की सुविधा गांव-गांव तक पहुंची है। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देकर बताया कि इन 10 सालों में ग्रामीण गरीबी अब 5% से कम हो चुकी है, जो कि साल 2012 में 26% हुआ करती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर के पहले जो 26% गरीबी थी, वो गरीबी घट कर के 5% से भी कम हो गई है। गांव के बढ़ते सामर्थ्य, सशक्तिकरण और विकास की गति पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मददगार साबित होगा। गांव की एकता और समरसता को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ प्रधानमंत्री ने सतर्क और एकजुट रहने की अपील की। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। प्रधानमंत्री ने आश्चर्य जताया कि पहले की सरकारों ने ना जाने क्यों गांव में रहने वाली बड़ी आबादी, SC, ST और OBC वर्ग के विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को नजरअंदाज किया।
उन्होंने कहा कि यही वजह रही कि गरीबी बढ़ती रही, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। प्रधानमंत्री ने गांव की प्रगति के लिए डिजिटलीकरण, एफपीओ और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को नई ताकत बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने ग्रामीण कौशल और पारंपरिक कला को निखारने, रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी काम किए हैं। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब एक हादसे की खबर। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा से एक दर्दनाक हादसे में सेना का एक वाहन खाई में गिर गया। बताया जा रहा है कि बांदीपोरा जिले में वुलर व्यू पॉइंट के पास सेना का एक वाहन खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 3 जवानों की मृत्यु हो गई। इस बीच स्थानीय लोगों ने घटनास्थल से बाकी के जवानों को बाहर निकाला। आगे की खबरों में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से बजट पूर्व चर्चा की और उनसे सुझाव मांगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल कृषि विकास दर 3.5 से लेकर 4% तक रहने की संभावना है। आने वाला जो बजट है उसके लिए कुछ सुझाव अगर हमारे मन में हो तो मुझे लगा कि एक बार मैंने किसानों से भी बात की, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी चर्चा की, लेकिन मुझे लगा कि कृषि मंत्री किसानों की सारी समस्याओं से रूबरू होते हैं, उनसे बेहतर जानकार कोई नहीं हो सकता। इसलिए आपसे भी बजट के संबंध में भी सुझाव लिए जाएं। और दूसरी चीज, अभी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के अंतर्गत अगर आपको लगता कोई सुधार और संशोधन की आवश्यकता है तो आपके सुझाव जरूर दीजिएगा। और अब बात दिल्ली की राजनीति के। दिल्ली विधानसभा के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने पहली सूची में 29 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नाम जारी किए हैं। इस सूची में परवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है। वहीं करोल बाग से दुष्यंत गौतम, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, बिजवासन से कैलाश गहलोत चुनाव लड़ेंगे, तो कालकाजी से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से चुनाव लड़ेंगे और गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को टिकट मिला है, तो विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से चुनाव लड़ेंगे। मुझे केवल एक बात का डर है कि अरविंद केजरीवाल ये सीट छोड़कर ना भागे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 3 बार उनको जिताया है। उनको अपने कामों का हिसाब यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया 11 साल में। 11 साल में मैं यहाँ के लोगों से पूछ रहा हूँ कि 11 काम बता दीजिए। 11 तो छोड़िए, कोई 2 काम भी नहीं बता पा रहा। तो यहाँ की जनता जवाब देगी कि उन्होंने यहाँ की जनता को 1 नहीं 2 बार नहीं 3-3 बार ठगा है। पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। तो जो डेवलपमेंट का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर कालकाजी के लोग आशीर्वाद देंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल जब राजनीति में आए तब कहते थे कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे। आज 50,000 गज में दिल्ली वासियों के 45 करोड़ रुपए का अपने लिए शीश महल बनवा लिया। गृह मंत्री ने कहा वो दूसरों से हिसाब किताब मांगते रहते हैं, लेकिन केजरीवाल जी आपको दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। 1 बंगलो से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। और वहीं भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और कहा
कि जब आम आदमी पार्टी को यह सत्ता मिली थी तब दिल्ली मुनाफे वाला बजट हुआ करता था, लेकिन 2024-25 का पहला साल होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने आप सरकार पर दिल्ली के खजाने को लूटने का भी आरोप लगाया। भारत में सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में दिल्ली माना जाता है, जहां के लोगों की आय भी बेहतर होती है, अधिकांश सुविधाओं का वहन केंद्र सरकार करती है। और जब आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है, और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। और सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने आप पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने कहा कि आपके नेताओं ने बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान का अपमान किया है। पार्टी में स्वराज है, लोकतंत्र है, नेता खुद ही तय कर लिया कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, कहते हैं मैं होऊंगा। पूछा गया आतिशी क्या है, वो तो टेम्परेरी है। तो ये जब टेम्परेरी शब्द उन्होंने यूज किया तो ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान का, उस संवैधानिक पद का और उस पद पर एक महिला का अपमान है। बिल्कुल आतिशी को जवाब देना होगा, बोलना होगा। ये बात सिर्फ आतिशी की नहीं है, ये संविधान की है, संवैधानिक पद की है और उस पर बैठी एक महिला के सम्मान की बात है। अब उसे जवाब देना चाहिए कि आतिशी टेम्परेरी मुख्यमंत्री अपने आप को मानती हैं या नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए। लेकिन आपकी कालका जी की जनता हो, दिल्ली की जनता हो, इसको बिल्कुल इसको लेकर उनमें एक आपत्ति है कि ये गलत है। और इन सब के बीच पंजाब की महिलाओं का एक समूह ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दावा किया कि पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान उनके द्वारा किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। वादा किया था, इन्होंने पूरा नहीं किया हमारे साथ। अभी दिल्ली वाले लोगों को कह रहे हैं हम 2500 रुपया देंगे, पंजाब वाली महिलाओं को तो दिया नहीं। 3 साल हो गए वादा किया। जो लारे पंजाब च ला के ते सरकार बनाई है, ओहो ही लारे ला के ते इत्थे आना चाहते आ। पर मेरियां महिलावां भैणां नूं मैं बेनती करदी हां कि महिलावां इन्हां दे झांसे विच ना आण, महा झूठे ने। धोखे वाली सरकार है, ये धोखा दे के आ जाती है, फिर राज करती है और उसके बाद फिर कुछ नहीं देती, सिर्फ धोखा धोखा धोखा। जहाँ आएंगे धोखा दे करके आएंगे, धोखा ही करेंगे, सिर्फ धोखा। हम अवेयर करने आए हैं कि आप लोग इनके धोखे में ना आए। हम लोग भुगत चुके हैं और भुगत रहे हैं अभी तक। साथ ही पंजाब से कांग्रेस नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आप पर झूठे वादों के सहारे जनादेश हासिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपने पंजाब की महिलाओं से 1,000 रुपए देने का वादा किया था जिसे पूरा नहीं किया गया, और इसी तर्ज पर अब दिल्ली के महिलाओं से भी 2,100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। लेकिन यह वादा कैसे पूरा होगा और बजट में इसके लिए क्या प्रावधान है, इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं। आज पंजाब के लोग उन वादों का और केजरीवाल साहब जी की बातों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक जो वादा पंजाब की महिलाओं के साथ किया कि मैं 1,000 रुपया हर महीने दूंगा, ऐसा ही वादा आज उन्होंने दिल्ली की महिलाओं, मेरी माताओं बहनों के साथ किया है। और यहां 1,000 रुपया नहीं, 2,100 रुपया देने की बात की है। ना 2,100 कहां से आएगा, कौन देगा, क्या बजट में प्रोविजन होगी और कैसे उसको लागू किया जाएगा, इसका कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन वादा कर दिया।
और जैसा कि हमने आपको खबरों में बताया था, दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। तो भाजपा की सूची पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और करोल बाग से विधानसभा उम्मीदवार दुष्यंत कुमार गौतम से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता देवेंद्र रावत ने। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम को उन्होंने करोल बाग से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। हमारे साथ बातचीत के लिए गौतम जी मौजूद है। 25 साल जो है भाजपा जो है वो सत्ता से बाहर रही है, 15 साल कांग्रेस रही, आम आदमी पार्टी अब सरकार में रही है। दिल्ली की सूरत तो बदली नहीं। जिन्होंने वादा किया था हम पीने का पानी देंगे, नल में जल देंगे, आज टैंकर माफिया चल रहा है। हर गरीब आदमी को पानी की टंकियां खरीदनी पड़ती है। उन्होंने वादा किया था हम पेरिस जैसी सड़कें देंगे, आज सड़कों की हालत कैसी है वो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम सड़कें साफ नहीं बना पाए। जिस प्रकार से पॉल्यूटेड दिल्ली गई है, दम घोटू दिल्ली है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, हमारे बच्चों के एक बोतल के साथ में हाथ में एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री देने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया। दिल्ली कभी भी घाटे में नहीं गई, दिल्ली आज घाटे के अंदर जा रही है। आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही मचा रही है और मैं आश्वस्त करता हूं कि जो मुख्य चुनौतियां दिल्ली के सामने खड़ी हुई हैं, उस सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए करोल बाग की जनता को मैं आश्वस्त करता हूं। जैसे सेवा भाव से मैंने रविदास मंदिर के अंदर रविदास जन्मोत्सव कमेटी के माध्यम से सेवा की है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपनों का भारत, विकसित भारत, ये सब चीजों को साथ लेकर करोल बाग की जनता को आश्वस्त करता हूं मैं 5 साल तन मन धन से समर्पित होकर आपकी सेवा करूंगा। हमने काम दिखाना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विश्वास प्राप्त किया है जनता से, उस डबल इंजन की सरकार का विश्वास बनाए रखना है। अब मकान दिए है, जो प्रधानमंत्री जी का वादा था कि कच्चे मकानों को पक्के मकान देकर देंगे, झुग्गी वालों को जहां मकान है वही मकान बनाकर, झुग्गियां वही मकान बनाकर देंगे। और जो उन्होंने दलितों के लिए वादा किया है, मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं। वो सारे कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो खुद कहते हैं मैं सड़कें नहीं बना पाया, मैं जमुना को साफ नहीं कर पाया, जो पानी नहीं दे पाया, वो खुद ही स्वीकार करते हैं। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने चुनौती स्वीकार की है और करोल बाग के लिए वो जो उनका विजन है उसे वो जमीन पर उतारने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे की बड़ी खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भेजी गई चादर को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया। किरेन रिजिजू के साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सदक़ी भी मौजूद थे। ये 11वीं बार है जब PM मोदी की तरफ से अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर पेश की गई है। इस दौरान किरेन रिजिजू ने दरगाह में चादर पेश की और देश के लिए दुआ मांगी। चादर पेश करने के बाद किरेन रिजिजू ने दरगाह के बुलंद दरवाजे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजा गया संदेश पढ़कर ज़ायरीनों को सुनाया। अपने संदेश में PM मोदी ने सभी को उर्स की मुबारकबाद देते हुए देश और दुनिया में अमन, चैन और भाईचारे की कामना की।
हम सब बहुत खुशकिस्मत है आज अजमेर दरगाह में आए हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चादर को लेकर के हम आज यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है। और अब खबर कर्नाटक से, जहां कलबुर्गी में ठेकेदार सचिन पांचाल आत्महत्या मामले में राज्य के मंत्री प्रियांक खरगे के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खबर तमिलनाडु से, काटपाडी की से डीएमके के सांसद कादिर आनंद के स्वामित्व वाली किंगस्टन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रवर्तन विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। शनिवार तड़के से प्रवर्तन निदेशालय के सभी अधिकारी किंगस्टन कॉलेज में डेरा डाले हुए हैं। ये छापेमारी नोटों की अदला बदली में धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। और अब बात करेंगे महाकुंभ की तैयारियों की। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मेला क्षेत्र में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सभी विभागों के समन्वय से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा महाकुंभ के दौरान 40 से लेकर 50 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। पूरी सुरक्षा है, आप देखिए चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप्ड भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। और अब खबर खेल के मैदान से। सिडनी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह से बिखर गई, लेकिन एक बल्लेबाज जिसका सस्ते में आउट होना टीम इंडिया के लिए दिक्कत बन रहा है, वो नाम है विराट कोहली। कोहली अपने फॉर्म से दूर नजर आ रहे हैं और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट को छोड़कर बाकी 4 टेस्ट में यह बल्लेबाज अपने फॉर्म से कोसों दूर दिखाई दिया है। पेश है रिपोर्ट। जगह बदली, मैदान बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वह रहा विराट कोहली का खराब फॉर्म और उनके आउट होने का तरीका। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट यानी सिडनी में खेले जा रहे मुकाबले में कोहली दूसरी पारी में सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सीरीज में ये 8वीं बार रहा जब वो ऑफ स्टंप की बाहर जाती गेंद को छेड़ने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। वैसे विराट के लिए दिक्कत यही नहीं रही, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड की रफ्तार भी उन्हें मात दे रही है। बोलैंड ने कोहली को 5 पारी में चौथी बार आउट किया। बोलैंड के खिलाफ कोहली का बल्लेबाजी औसत सिर्फ 7.6 का रहा, जबकि स्ट्राइक रेट 36.5 का। वहीं मौजूदा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कोहली के प्रदर्शन पर गौर करें तो वो भी निराशा की बड़ी तस्वीर के रूप में सामने है। कोहली ने 5 मैच की 9 पारी में सिर्फ 23.75 के औसत से 190 रन बनाए हैं। कोहली 5 पारी में दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर सके हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कोहली के स्कोर कार्ड को देखा जाए तो उन्होंने 5 नॉट आउट, 100, 7, 11, 3, 36, 5, 17 और 6 रन का स्कोर किया है। विराट कोहली की पिछली 20 टेस्ट पारी को उठाकर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ 1 शतक जमाया है। तो जाहिर तौर पर किंग कोहली के लिए ये दौरा निराशा की बड़ी तस्वीर के रूप में सामने है और कुछ सवाल उनके सामने हैं जिसका जवाब शायद उनको अपने अच्छे फॉर्म से ही देना पड़ेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। तो विराट कोहली के फॉर्म लौटने का इंतजार सभी खेल प्रेमियों को है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन टीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के शुभारंभ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। जाति के नाम पर जहर घोलने के प्रयासों पर किया कटाक्ष। गांव की साझी विरासत को सशक्त करने का किया आह्वान। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारतीय सेना का वाहन खाई में गिरने से बड़ा हादसा। दुर्घटना में 3 जवानों की गई जान। खराब मौसम और कम विजिबिलिटी की वजह से हुआ यह हादसा। दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची में 29 उम्मीदवारों के नाम। नई दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोकेंगे परवेश वर्मा, तो रमेश बिधूड़ी, कैलाश गहलोत और अरविंदर सिंह लवली को भी टिकट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। घोटालों को लेकर किया जोरदार प्रहार, तो सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की आर्थिक बदहाली का उठाया मुद्दा, तो वहीं कांग्रेस ने सीएम आतिशी को घेरा। और खेल की खबरों में सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 141 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 145 रन की बढ़त। ऋषभ पंत ने जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक।
ये थी समय तक की हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में प्रदर्शनी देखी, जिसमें ग्रामीण भारत की प्रगति और तकनीक को दिखाया गया है। हस्तशिल्प और जैविक खेती के उत्पाद विशेष आकर्षण हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन नाबार्ड वित्त सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा खूब दिया, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। लेकिन बीते 10 सालों की नीतियों और इरादों की वजह से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है और ग्रामीण गरीबी कम हुई है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। महोत्सव में ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था, हस्तशिल्प और जैविक कृषि उत्पादों की झलक दिखी। गांव, गरीब और वंचितों के उत्थान के लिए बीते 10 साल में किए गए प्रयासों को प्रधानमंत्री ने दोहराया। उन्होंने बताया कि शौचालय से लेकर पक्की छत तक इस दौरान सुनिश्चित की गई है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और किसान सम्मान निधि जैसे प्रयास सफल हुए हैं। क्रेडिट की सुविधा गांव-गांव तक पहुंची है। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देकर बताया कि इन 10 सालों में ग्रामीण गरीबी अब 5% से कम हो चुकी है, जो कि साल 2012 में 26% हुआ करती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर गए। पहले जो 26% गरीबी थी, वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। गांव के बढ़ते सामर्थ्य, सशक्तिकरण और विकास की गति पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मददगार साबित होगा। गांव की एकता और समरसता को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ प्रधानमंत्री ने सतर्क और एकजुट रहने की अपील की। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। प्रधानमंत्री ने आश्चर्य जताया कि पहले की सरकारों ने ना जाने क्यों गांव में रहने वाली बड़ी आबादी, SC, ST और OBC वर्ग के विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि यही वजह रही कि गरीबी बढ़ती रही, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। प्रधानमंत्री ने गांव की प्रगति के लिए डिजिटलीकरण, FPO और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को नई ताकत बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने ग्रामीण कौशल और पारंपरिक कला को निखारने, रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी काम किए हैं। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब एक हादसे की खबर। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा से एक दर्दनाक हादसे में सेना का एक वाहन खाई में गिर गया। बताया जा रहा है कि बांदीपुरा जिले में वुलर व्यू पॉइंट के पास सेना का एक वाहन खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 3 जवानों की मृत्यु हो गई। इस बीच स्थानीय लोगों ने घटनास्थल से बाकी के जवानों को बाहर निकाला। आगे की खबरों में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से बजट पूर्व चर्चा की और उनसे सुझाव मांगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल कृषि विकास दर 3.5 से लेकर 4% तक रहने की संभावना है। आने वाला जो बजट है उसके लिए कुछ सुझाव अगर हमारे मन में हो तो मुझे लगा कि एक बार मैंने किसानों से भी बात की,
जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी चर्चा की, लेकिन मुझे लगा कि कृषि मंत्री किसानों की सारी समस्याओं से रूबरू होते हैं, उनसे बेहतर जानकार कोई नहीं हो सकता। इसलिए आपसे भी बजट के संबंध में भी सुझाव लिए जाएं। और दूसरी चीज, अभी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के अंतर्गत अगर आपको लगता है कोई सुधार और संशोधन की आवश्यकता है तो आपके सुझाव जरूर दीजिएगा। और अब बात दिल्ली की राजनीति के। दिल्ली विधानसभा के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने पहली सूची में 29 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नाम जारी किए हैं। इस सूची में परवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है। वहीं करोल बाग से दुष्यंत गौतम, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, बिजवासन से कैलाश गहलोत चुनाव लड़ेंगे, तो कालकाजी से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से चुनाव लड़ेंगे और गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को टिकट मिला है, तो विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से चुनाव लड़ेंगे। मुझे केवल एक बात का डर है कि अरविंद केजरीवाल ये सीट छोड़कर ना भागे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 3 बार उनको जिताया है। उनको अपने कामों का हिसाब यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया 11 साल में। 11 साल में मैं यहाँ के लोगों से पूछ रहा हूँ कि 11 काम बता दीजिए। 11 तो छोड़िए, कोई 2 काम भी नहीं बता पा रहा। तो यहाँ की जनता जवाब देगी कि उन्होंने यहाँ की जनता को 1 नहीं 2 बार नहीं 3-3 बार ठगा है। पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। तो जो डेवलपमेंट का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर कालकाजी के लोग आशीर्वाद देंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल जब राजनीति में आए तब कहते थे कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे। आज 50,000 गज में दिल्ली वासियों के 45 करोड़ रुपए का अपने लिए शीश महल बनवा दिया। गृह मंत्री ने कहा वो दूसरों से हिसाब किताब मांगते रहते हैं, लेकिन केजरीवाल जी आपको दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। 1 बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा। 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। और वहीं भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि जब आम आदमी पार्टी को यह सत्ता मिली थी तब दिल्ली मुनाफे वाला बजट हुआ करता था, लेकिन 2024-25 का पहला साल होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने आप सरकार पर दिल्ली के खजाने को लूटने का भी आरोप लगाया। भारत में सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में दिल्ली माना जाता है, जहां के लोगों की आय भी बेहतर होती है, अधिकांश सुविधाओं का वहन केंद्र सरकार करती है। और जब आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है, और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। और सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने आप पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने कहा कि आपके नेताओं ने बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान का अपमान किया है।
पार्टी में स्वराज है, लोकतंत्र है। नेता खुद ही तय कर लिया कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, कहते हैं मैं होऊंगा। पूछा गया आतिशी क्या है, वो तो टेम्परेरी हैं। तो ये जब टेम्परेरी शब्द उन्होंने यूज़ किया तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का, उस संवैधानिक पद का और उस पद पर महिला का अपमान है। बिल्कुल आतिशी को जवाब देना होगा, बोलना होगा। ये बात सिर्फ आतिशी की नहीं है, ये संविधान की है, संवैधानिक पद की है और उस पर बैठी एक महिला के सम्मान की बात है। अब उसे जवाब देना चाहिए कि आतिशी टेम्परेरी मुख्यमंत्री अपने आप को मानती हैं या नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए। लेकिन आपकी कालका जी की जनता हो, दिल्ली की जनता हो, इसको बिल्कुल इसको लेकर उनमें एक आपत्ति है कि ये गलत है। और इन सब के बीच पंजाब की महिलाओं का एक समूह ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दावा किया कि पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान उनके द्वारा किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। वादा किया था, इन्होंने पूरा नहीं किया हमारे साथ। अभी दिल्ली वाले लोगों को कह रहे हैं हम 2500 रुपया देंगे, पंजाब वाली महिलाओं को तो दिया नहीं। 3 सालों में वादा किया है। जो लारे पंजाब च ला के ते सरकार बनाई आ, ओहो ही लारे ला के ते इत्थे आना चाहते आ। पर मेरियां महिलावां भैणां नूं मैं बेनती करदी हां कि महिलावां इन्हां दे झांसे विच ना आण, महा झूठे ने। धोखे वाली सरकार है, ये धोखा देके आ जाती है, फिर राज करती है और उसके बाद फिर कुछ नहीं देती, सिर्फ धोखा धोखा धोखा। जहाँ आएंगे धोखा दे करके आएंगे, धोखा ही करेंगे, सिर्फ धोखा। हम अवेयर करने आए हैं कि आप लोग इनके धोखे में ना आए। हम लोग भुगत चुके हैं और भुगत रहे हैं अभी तक। साथ ही पंजाब से कांग्रेस नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आप पर झूठे वादों के सहारे जनादेश हासिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपने पंजाब की महिलाओं से 1000 रुपए देने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया, और इसी तर्ज पर अब दिल्ली के महिलाओं से भी 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। लेकिन यह वादा कैसे पूरा होगा और बजट में इसके लिए क्या प्रावधान है, इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं। आज पंजाब के लोग उन वादों का और केजरीवाल साहब जी की बातों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक जो वादा पंजाब की महिलाओं के साथ किया कि मैं 1000 रुपया हर महीने दूंगा, ऐसा ही वादा आज उन्होंने दिल्ली की महिलाओं, मेरी माताओं बहनों के साथ किया है। और यहां 1000 रुपया नहीं, 2100 रुपया देने की बात की है। ना 2100 कहां से आएगा, कौन देगा, क्या बजट में प्रोविजन होगी और कैसे उसको लागू किया जाएगा, इसका कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन वादा कर दिया। और जैसा कि हमने आपको खबरों में बताया था, दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। तो भाजपा की सूची पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और करोल बाग से विधानसभा उम्मीदवार दुष्यंत कुमार गौतम से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता देवेंद्र रावत ने। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने 29 उम्मीदवारों की सूची, पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम को उन्होंने करोल बाग से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। हमारे साथ बातचीत के लिए गौतम जी मौजूद है। 25 साल से जो है भाजपा जो है वो सत्ता से बाहर रही है, 15 साल कांग्रेस रही, आम आदमी पार्टी अब सरकार में रही है। दिल्ली की सूरत तो बदली नहीं। जिन्होंने वादा किया था हम पीने का पानी देंगे, नल में जल देंगे, आज टैंकर माफिया चल रहा है। हर गरीब आदमी को पानी की टंकियां खरीदनी पड़ती है। उन्होंने वादा किया था हम पेरिस जैसी सड़कें देंगे, आज सड़कों की हालत कैसी है वो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम सड़कें साफ नहीं बना पाए। जिस प्रकार से पॉल्यूटेड दिल्ली गई है, दम घोटू दिल्ली है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार गया, हमारे बच्चों के एक बोतल के साथ में, हाथ में एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री देने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया। दिल्ली कभी भी घाटे में नहीं गई, दिल्ली आज घाटे के अंदर जा रही है। आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही मचा रही है और मैं आश्वस्त करता हूं कि जो मुख्य चुनौतियां दिल्ली के सामने खड़ी हुई हैं, उस सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए करोलबाग की जनता को मैं आश्वस्त करता हूं, जैसे सेवा भाव से मैंने रविदास मंदिर के अंदर रविदास जन्मोत्सव कमेटी के माध्यम से सेवा की है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपनों का भारत, विकसित भारत, ये सब चीजों को साथ लेकर करोलबाग की जनता को आश्वस्त करता हूं
मैं 5 साल तन मन धन से समर्पित होकर आपकी सेवा करूंगा। हमने काम दिखाना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विश्वास प्राप्त किया है जनता से, उस डबल इंजन की सरकार का विश्वास बनाए रखना है। अब मकान दिए है, जो बहुत प्रधानमंत्री जी का वादा था कि कच्चे मकानों को पक्के मकान देकर देंगे, झुग्गी वालों को जहां मकान है वहीं मकान बनाकर, झुग्गियां वहीं मकान बनाकर देंगे। और जो उन्होंने दलितों के लिए वादा किया है, मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं। वो सारे कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो खुद कहते हैं मैं सड़कें नहीं बना पाया, मैं जमुना को साफ नहीं कर पाया, जो पानी नहीं दे पाया वो खुद ही स्वीकार करते हैं। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने चुनौती स्वीकार की है और करोल बाग के लिए वो जो उनका विजन है उसे वो जमीन पर उतारने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे की बड़ी खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भेजी गई चादर को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया। किरेन रिजिजू के साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सदक़ी भी मौजूद थे। ये 11वीं बार है जब पीएम मोदी की तरफ से अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर पेश की गई है। इस दौरान किरेन रिजिजू ने दरगाह में चादर पेश की और देश के लिए दुआ मांगी। चादर पेश करने के बाद किरेन रिजिजू ने दरगाह के बुलंद दरवाजे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजा गया संदेश पढ़कर ज़ायरीनों को सुनाया। अपने संदेश में पीएम मोदी ने सभी को उर्स की मुबारकबाद देते हुए देश और दुनिया में अमन, चैन और भाईचारे की कामना की। हम सब बहुत खुशकिस्मत है, आज अजमेर दरगाह में आए हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चादर को लेकर के हम आज यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है। और अब खबर कर्नाटक से, जहां कलबुर्गी में ठेकेदार सचिन पांचाल आत्महत्या मामले में राज्य के मंत्री प्रियांक खरगे के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खबर तमिलनाडु से, काटपाडी के से डीएमके के सांसद कादिर आनंद के स्वामित्व वाली किंगस्टन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रवर्तन विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। शनिवार तड़के से प्रवर्तन निदेशालय के सभी अधिकारी किंगस्टन कॉलेज में डेरा डाले हुए हैं। ये छापेमारी नोटों की अदला बदली में धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। और अब बात करेंगे महाकुंभ की तैयारियों की। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मेला क्षेत्र में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सभी विभागों के समन्वय से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा महाकुंभ के दौरान 40 से लेकर 50 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। पूरी सुरक्षा है, आप देखिए चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। और अब खबर खेल के मैदान से। सिडनी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह से बिखर गई, लेकिन एक बल्लेबाज जिसका सस्ते में आउट होना टीम इंडिया के लिए दिक्कत बन रहा है, वो नाम है विराट कोहली। कोहली अपने फॉर्म से दूर नजर आ रहे हैं और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट को छोड़कर बाकी 4 टेस्ट में यह बल्लेबाज अपने फॉर्म से कोसों दूर दिखाई दिया है। पेश है रिपोर्ट। जगह बदली, मैदान बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वह रहा विराट कोहली का खराब फॉर्म और उनके आउट होने का तरीका।
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट यानी सिडनी में खेले जा रहे मुकाबले में कोहली दूसरी पारी में सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सीरीज में ये 8वीं बार रहा जब वो ऑफ स्टंप की बाहर जाती गेंद को छेड़ने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। वैसे विराट के लिए दिक्कत यही नहीं रही, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड की रफ्तार भी उन्हें मात दे रही है। बोलैंड ने कोहली को 5 पारी में चौथी बार आउट किया। बोलैंड के खिलाफ कोहली का बल्लेबाजी औसत सिर्फ 7.6 का रहा, जबकि स्ट्राइक रेट 36.5 का। वहीं मौजूदा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कोहली के प्रदर्शन पर गौर करें तो वो भी निराशा की बड़ी तस्वीर के रूप में सामने है। कोहली ने 5 मैच की 9 पारी में सिर्फ 23.75 के औसत से 190 रन बनाए हैं। कोहली 5 पारी में दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर सके हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कोहली के स्कोर कार्ड को देखा जाए तो उन्होंने 5 नॉट आउट 100, 7, 11, 3, 36, 5, 17 और 6 रन का स्कोर किया है। विराट कोहली की पिछली 20 टेस्ट पारी को उठाकर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ 1 शतक जमाया है। तो जाहिर तौर पर किंग कोहली के लिए ये दौरा निराशा की बड़ी तस्वीर के रूप में सामने है और कुछ सवाल उनके सामने हैं जिसका जवाब शायद उनको अपने अच्छे फॉर्म से ही देना पड़ेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। तो विराट कोहली के फॉर्म लौटने का इंतजार सभी खेल प्रेमियों को है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन टीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।